शरीर की प्राइवेट डिफेंस। देखो तुम लोग अगर सीरीज में जब करते हो, फॉर एग्जांपल क्राइम का जब मैंने परिभाषा बताई, तो एक परिभाषा तुम्हें अपने शब्दों में लिखना है, जैसे मैंने बताया हम लिखते हैं, ठीक है। जो मैंने परिभाषा बताई वो अपने शब्दों में बताई। फिर दूसरा, अगर तुम लोग और अच्छे नंबर चाहते हो तो ब्लैक स्टोन या किसी की परिभाषा तुम्हारी सीरीज में अगर दी हो उसको ले सकते हो। एंड उसके बाद तुम्हें सेक्शन की परिभाषा लिखनी है, ठीक है। अगर सेक्शन की परिभाषा नहीं आती तो लिखना है किस सेक्शन में परिभाषा दी है। आवश्यक तत्व जो तुमको निकालने हैं वो तुमको ये जूरिस्ट, ये विधि शास्त्री लोग जो हैं, ब्लैक स्टोन हो गए, वनफील्ड हो गए, इनकी परिभाषा से नहीं निकालना। या तो जो तुम्हारी परिभाषा स्वयं है अगर सही है उससे, या जो धारा की परिभाषा होती है उससे निकालना है, ठीक है। ओके, प्राइवेट प्रतिरक्षा की बात कर रहा है। और देखो दो प्राइवेट प्रतिरक्षा, एक संपत्ति की है और एक शरीर की है। तो मुझे नहीं पता कौन सा आ सकता है, लेकिन हम लोग एक कर लेते हैं क्योंकि बेयर एक्ट में हमने दोनों किया हुआ है। बट हमें इम्पोर्टेंट करना है, अगर शरीर का संपत्ति का आ गया तो फिर क्या ही कर सकते हैं, बट 90% रहता है कि यही पूछते हैं, ठीक है। चलो, मानव स्वभाव का एक मूल गुण है स्वयं की रक्षा करना, और कहानी है इसमें। ये आईपीसी की धारा है और बीएनएस की धारा 34 to 44 होगा, ठीक है। क्योंकि मुझे सिर्फ समझाना है, बाकी कहानी तुम लोग नोट्स में पढ़ना। चलो, सेक्शन गलत हो तो बता देना हमको, ठीक है। सेक्शन 34 बीएनएस कहता है किसी कार्य के लिए यदि वह आत्मरक्षा के अधिकार के अधीन किया गया है तो वह अपराध नहीं होगा। कोई कार्य जो हम प्राइवेट डिफेंस में करते हैं, प्राइवेट डिफेंस का मतलब सिर्फ अपना डिफेंस नहीं होता, किसी अन्य के डिफेंस के लिए भी, सुरक्षा के लिए भी हो, वह अपराध नहीं होगा, ठीक है। बस इतनी सी बात ये धारा बोलती है, ठीक है। इतनी ही बात बोलती है कि कोई कार्य अपराध नहीं है, ठीक है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति स्वयं की या किसी अन्य व्यक्ति की रक्षा के लिए कोई कार्य करता है और वह कार्य परिस्थितियों में आवश्यक था तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। और फिर से सरल शब्दों में आ गया है। आत्मरक्षा का अधिकार एक कानूनी एवं प्राकृतिक अधिकार है वगैरह, जो अपने या अन्य के जीवन, शरीर या संपत्ति की रक्षा के लिए उचित बल का प्रयोग करने का कहता है, ठीक है। आत्मरक्षा, ये वाला इंपॉर्टेंट है लाइन, मतलब अच्छी लाइन है, पढ़ दे रहे हैं, समझा भी दे रहे हैं, एग्जाम में लिख भी सकते हो। तो आत्मरक्षा का अधिकार एक कानूनी अधिकार है और एक प्राकृतिक अधिकार है। प्राकृतिक अधिकार क्या होता है? नेचुरल राइट। जाहिर सी बात है, अगर कोई हमें नुकसान करेगा तो प्राकृतिक रूप से जाहिर सी बात है, हर प्रकृति भी अपनी रक्षा करती है। तो वही नेचुरल स्कूल से कॉन्सेप्ट आया है, इसी को नेचुरल राइट कहते हैं, ठीक है। कि कोई अगर हमें परेशान करेगा तो हम अपनी रक्षा करेंगे। जो व्यक्ति को यह अनुमति देता है कि वह अपने या किसी अन्य व्यक्ति के जीवन, शरीर या संपत्ति की रक्षा के लिए उचित बल का प्रयोग करे। हमेशा मर्डर नहीं करना है, जितनी रक्षा के लिए शक्ति आवश्यक है, ठीक है। ओके, सामने वाला तुमको डंडे से मार रहा है तो तुम क्या करो? तुम क्या करो कि उसको गोली मार दो? नहीं, ये प्राइवेट डिफेंस नहीं है। प्राइवेट डिफेंस का मतलब है सामने वाला तुमको डंडे से मार रहा है, तुम्हारे पास मान लो नहीं, सामने वाला तुमको चाकू से मार रहा है, ठीक है। चाकू ज्यादा हो जाएगा, नहीं समझोगे, रुक जाओ फिर से बता रहे। ये दीवार है, ठीक है। इसमें चोर घुस रहा है चोरी करने, तुम्हारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, ठीक। 4 लोग खड़े हो गए हो एक एक लाठी लेकर, और चारों ने एक एक लाठी मार दी, चोर बेहोश हो गया। यहाँ जब आपने एक एक लाठी मारी, आपने उतने बल का प्रयोग किया जितना आवश्यक था चोर को पकड़ने के लिए, ठीक। ये प्राइवेट डिफेंस है। उसके आगे आपने चोर को तब तक मारा जब तक वो मर नहीं गया, ये प्राइवेट डिफेंस नहीं है, कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा, ठीक है। उद्देश्य क्या है आत्मरक्षा के अधिकार का? वेयर एक्ट में हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, इसमें थोड़ा क्वेश्चन आंसर की तरह पढ़ते हैं, ठीक है। निर्दोष व्यक्ति को अपनी रक्षा करने का अवसर देना, अपराध को रोकना या कम करना।
कानून की सहायता तुरंत न मिल पाने की स्थिति में व्यक्ति को स्वयं की सुरक्षा का साधन देना। स्वयं न्याय एवं नैतिकता के सिद्धांतों का संरक्षण करना। आत्मरक्षा के अधिकार की सीमा क्या है? ओके, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 97 और बीएनएस की धारा 35, ठीक है, ये बताती है कि प्राइवेट डिफेंस कहाँ तक लागू होगा। कहाँ तक लागू होगा मतलब इसकी सीमा क्या होगी? बिल्कुल वैसे ही कि मेरे देख रहे हो यहाँ तुम खड़े हो जाओ और बोलो कि देख रहे हो जहां तक तुम्हारी नजर जाती है वहां तक जितनी जमीन है सब अपने पापा की है। अर्थात वो क्या बता रही है? सीमा बता रही है, उसके आगे की नहीं, एक बाउंड्री बताना। ओके, जमीन वाला एग्जाम्पल मत लिख देना। तो शरीर की रक्षा का अधिकार देती है। किसी व्यक्ति को अपने किसी अन्य व्यक्ति के शरीर किसी व्यक्ति को अपने या किसी अन्य व्यक्ति के शरीर को किसी अपराध जैसे हत्या, क्षति होगा यहाँ, बलात्कार, अपहरण आदि से बचाने का अधिकार है। संपत्ति की भी रक्षा का अधिकार देती है, जैसे लूट, चोरी, डकैती आपराधिक अधिकार की परिभाषा में आने वाले अपराध। ठीक है, नाउ इतना होने के बाद शरीर की एक सेक्शन और था जो हमको इसके बाद ठीक पढ़ना था। आईपीसी में था आई थिंक सेक्शन 99, ठीक है, और बीएनएस में होगा 37, जो बताती है कि कब हमें प्राइवेट डिफेंस का अधिकार नहीं मिलेगा। हो सकता है नीचे हो, नहीं होगा तो हम बताएंगे। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कि हमें शरीर की प्राइवेट डिफेंस का अधिकार कब मिलता है। उससे पहले हम बता दें 34 कह रहा है कि हमें अपने या किसी अन्य व्यक्ति के, अपने स्वयं के या अन्य व्यक्ति के, कोई भी अन्य हो, ठीक है, प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है। किस किस चीज का? जीवन का, शरीर का। अब जीवन और शरीर में क्या अंतर है? हो सकता है कि सिर्फ चोट लग रही है, लेकिन जीवन में जैसे हत्या होने वाला है ना, और संपत्ति का। ठीक है, ओके, और ये नहीं था, ये 35 में था। ठीक है, 35 कहता है 35 कहता है कि हमें अपने और अन्य के शरीर की, संपत्ति के और जीवन की रक्षा का अधिकार है। 34 कहता है कोई कार्य अपराध नहीं है जो प्राइवेट डिफेंस में किया गया है। ठीक, 34 हुआ, 35 हुआ, और हाँ, फिर मैंने क्या कहा कि 34 में बता रहा है कि कोई कार्य अपराध नहीं है जो प्राइवेट डिफेंस में है। फिर 35 बता रहा है कि अपने और अन्य व्यक्ति की प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है। ठीक है, फिर 36 में बता रहा है कि हमें किसी पागल व्यक्ति के विरुद्ध भी प्राइवेट डिफेंस का अधिकार प्राप्त है। और 37 बता रहा है कि कब हमें प्राइवेट डिफेंस का अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है, ओके, नाउ सेक्शन 38 to 40 ये है शरीर के प्राइवेट डिफेंस से संबंधित, और 41 to 43 ये है संपत्ति के प्राइवेट डिफेंस से संबंधित। ठीक है, ओके, और लास्ट में सेक्शन 44 है, ये भी प्राइवेट डिफेंस से संबंधित है। शरीर के कभी भी बताते हैं। ठीक है, तो ये जो सेक्शन 102 है, यहाँ हम क्यों रुक गए थे? क्योंकि देखो मैंने कहा 38 से 40 तक है शरीर के प्राइवेट डिफेंस का अधिकार डायरेक्टली, प्लस 44 है ना, और इससे पहले भी हमें 36 और 37 है। इतना डीपली तुमको नहीं याद करना है, तुम्हें सिर्फ कॉन्सेप्ट याद करना है। ये सीधे 40 वाली बात करता है, तो ये सेक्शन 40 है। ठीक है, ये नहीं बता रहा है कि शरीर की प्राइवेट डिफेंस का अधिकार कब मृत्यु करने तक होगा इत्यादि। ये सबसे पहले बता रहा है कि कब प्राइवेट डिफेंस का अधिकार शुरू होगा और समाप्त होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया, ठीक है, अभी हम सही कर देते हैं। ठीक है, चलो सेक्शन 40 बीएनएस है ये। तो हाँ देखो, हम बता रहे हैं, हमने पहले 34 देखा जिसमें कहा कि कोई भी कार्य अपराध नहीं है जो प्राइवेट डिफेंस में किया गया। फिर हमने देखा 35 और जिसमें कहा कि अपने या अदर की प्रॉपर्टी या बॉडी
या लाइफ में हमें क्या प्राप्त है, प्राइवेट डिफेंस। उसके बाद हम सीधे 40 पे आ रहे हैं, ठीक है। और ये बताता है कि कब हमारे जीवन से संबंधित, हमारे शरीर से संबंधित प्राइवेट डिफेंस का अधिकार प्रारंभ होता है और बना रहता है, ठीक है। तो सबसे पहला बोलता है, जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध अवैध बल का खतरा प्रारंभ होता है तभी आत्मरक्षा का अधिकार आरंभ हो जाता है, ठीक है। यह तब तक जारी रहता है जब तक वह खतरा समाप्त नहीं हो जाता है, ठीक है। ओके। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति चाकू लेकर हमला करने दौड़ता है तो हमला होने से पहले भी आत्मरक्षा का अधिकार प्रारंभ हो जाता है। और फिर से थोड़ा सा बैक मारो, थोड़ा सा हाँ। तो प्राइवेट डिफेंस का अधिकार तब प्रारंभ होता है जब हमारे मन में युक्त आशंका पैदा हो जाए खतरे की, ठीक है। युक्त आशंका पैदा हो जाए खतरे की। और एग्जाम में तुमको यही लाइन लिखनी है, ठीक है। अपने शब्दों में लिख सकते हो, खतरे की और जब तक यह बनी रहे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, विभा बंदूक ले और दिव्यांशी के ऊपर लगा दे, ठीक है। नाम किसी का एग्जाम में नहीं लिखना, एक्स वाई का एग्जाम्पल लिखना, ठीक है। ओके। नाउ दिव्यांशी के मन में युक्त खतरा उत्पन्न हो गया है। जैसे ही विभा बंदूक निकालेगी, जैसे ही दिव्यांशी देखेगी कि विभा के हाथ में बंदूक है, दिव्यांशी को खतरा महसूस होने लगेगा, ठीक है। जैसे ही ये खतरा महसूस होने लगेगा, प्राइवेट डिफेंस का अधिकार शुरू हो जाएगा, ठीक। नाउ दिव्यांशी चाहे तो तुरंत दूसरी बंदूक निकाल के विभा को मार दे, उसको प्राइवेट डिफेंस का अधिकार मिल गया। बट क्या हुआ कि दिव्यांशी जब तक दिव्यांशी बंदूक निकालती, विभा ने गोली चला दी और पता चला कि बंदूक खाली है। बंदूक खाली है, खराब है, मान लो बंदूक खराब है, यूज लायक नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद दिव्यांशी के पास दो ऑप्शन है। पहला, गोली मार दे विभा को। तुम लोग गोली मत मारने लगना जाके कॉलेज में फटाफट, ठीक है। ओके। ये प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे ही दिव्यांशी को पता चला कि वो जो बंदूक है वो खाली है, वैसे ही युक्त आशंका खतरे की समाप्त हो गई और वैसे ही तुम्हारा अधिकार प्राइवेट डिफेंस का समाप्त हो गया। ओके। तो प्राइवेट डिफेंस का अधिकार तब प्रारंभ होता है सेक्शन 40 के अनुसार, जैसे ही युक्त आशंका खतरे की प्रारंभ होती है, ठीक है। और तब तक बना रहता है जब तक ऐसी आशंका बनी रहती है, ठीक है। और जैसे ही ऐसी आशंका समाप्त होती है, आपके प्राइवेट डिफेंस का अधिकार भी समाप्त हो जाता है। और अगर उसके बाद अगर आप प्राइवेट डिफेंस का यूज कर रहे हो तो वो प्राइवेट डिफेंस ना होकर के क्राइम में चला जाएगा। होप कि समझ में आया। वह स्थिति जब आत्मरक्षा का अधिकार आक्रमणकारी की मृत्यु तक विस्तृत हो सकता है। देखो, मैंने बोला ना पहले ये वाला सेक्शन आना चाहिए था, लेकिन ठीक है, ये भी सही है कि पहले 40 बता दिया कि कब आपका राइट शुरू होता है, तो जब युक्त आशंका शुरू होती है ना। और तब तक बना रहता है जब तक युक्त आशंका बनी रहती है। फिर उसके बाद वापस आ गया 36 पे, ठीक है। यहाँ 36 और 37 एक साथ हम पढ़ेंगे। ये आईपीसी का 100 है, 36 होगा, और आईपीसी का 101 37 होगा, ठीक है। अगर तुम लोग को पूरा सेक्शन नहीं याद आएगा तो तुम लोग ऐसे लिखोगे, बीएनएस के मैम चैप्टर 100 का इसमें 38, ठीक है 38 होगा, क्योंकि वो 40, सॉरी मेरा दिमाग नहीं गया, 40 से 30, सॉरी 38, 39 और 40, ठीक है। ये तीन का एक ग्रुप है ना। अभी वहां पर देखे थे 38, कुछ गड़बड़ किए थे क्या? हाँ, हम बता रहे हैं, रुक जा हम बता रहे हैं, 38 होगा, ठीक है। 37 गलत कर दिए, 37 में एक्सेप्शन होगा, ठीक।
देखो, तो अगर तुम लोग को वो नहीं आएगा तो तुम लोग लिखोगे कि चैप्टर 3 के प्राइवेट डिफेंस पार्ट में सेक्शन 33 टू 34 प्राइवेट डिफेंस का वर्णन करता है। ठीक है, उसके बाद लिखोगे 33 बताता है कि कोई कार्य अपराध नहीं है जो प्राइवेट डिफेंस में हुआ है, और यह प्राइवेट डिफेंस का अधिकार सेक्शन 34 के अंतर्गत अपने और दूसरे की प्रॉपर्टी और बॉडी मतलब शरीर या लाइफ के लिए प्रदान की गई है। ठीक, उसके बाद तुम लोग लिखोगे सेक्शन 35, 36, 37 और 38, 39 एंड 40, ये 3 सेक्शन है। ठीक है, ओके, हम फिर गड़बड़ कर रहे हैं ना, ये 34 हो गया यहाँ पे। ठीक है, 34 टू 44 दोनों में लास्ट में 4 है। ठीक है, जैसे उसमें यहाँ था 96 टू 106। ठीक, प्राइवेट डिफेंस में देखो ये 4 है, ये 4 है, 34 टू 44। ठीक, 34 हमें अधिकार देता है, 35 कहता है हमें शरीर और संपत्ति के विरुद्ध प्राप्त है, एंड 35, 36, 37 एंड ये आ गया 38, 39, 40, ये तीनों है शरीर के प्लस 44। ठीक है, ये चारों लिखना है ना। तुमको नहीं लिखना है तो तुम बस इतना लिख देना कि सेक्शन चैप्टर 3 के सेक्शन 34 टू 44 में ये दिया हुआ है। ठीक है, मत लिखना सेक्शन, बट मैं कहूंगी 34 जरूर लिख देना, और 35 एंड ऑफ कोर्स 38, ये 3 सेक्शन लिखना है। ठीक है, चलो, तो ये 38 था ना। ओके, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया है मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। ठीक है, 38 मुझे आईपीसी का शुरू से ही कट कर देना चाहिए था, जब मैंने देखा नोट्स तभी कट करके उसको सही कर देना चाहिए था। तो आईपीसी का सेक्शन 100 और बीएनएस का 38 बताता है कि हम कब प्राइवेट डिफेंस में सामने वाले की मृत्यु कारित करेंगे। ठीक है, ओके, तो देखो इसका हम ये देख ले रहे हैं। पहला, जब आक्रमण ऐसा है कि मृत्यु का कारण बन सकता है, तो इसका हमने की वर्ड बनाया था बेयर एक्ट वाला, अगर तुम्हारे पास हो तो जाके देख लेना। ठीक है, अगर हमारे ऊपर ऐसा हमला हुआ है कि हमें युक्त मृत्यु की आशंका है, तो सेक्शन 38 कहती है हम सामने वाले की डेथ कारित कर सकते हैं। दूसरा, ऐसा आक्रमण हो रहा है कि हमें ग्रीवियस हर्ट हो सकता है। तीसरा, किसी महिला के साथ रेप। चौथा, एबडक्शन या किडनैपिंग। पांचवा, लज्जा भंग करने की कोशिश करना। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, किसी को क्या करना, बंधक बनाना, किसी को बंधक बनाना जिससे पीड़ित को, जिसको बंधक बनाया गया है, यह विश्वास हो जाए कि अगर मैंने अपना प्राइवेट डिफेंस नहीं किया तो मेरी मृत्यु कारित की जाएगी, जो भी मुझे बंधक बना रहा है। ठीक है, एक सेकंड रुकना बेटा। ठीक है, फिर से हमें प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है सेक्शन 34 में, 34 टू 44 दोनों में लास्ट में 4 है, चैप्टर 3 में है। ठीक है, नाउ 34 कहता है कि हमें प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है। 35 कहता है यह अधिकार हमें अपने और दूसरे की संपत्ति, शरीर, सबके लिए है। एंड उसके बाद सीधे हम चले गए 40 पे, जब बताता है कि कब प्राइवेट डिफेंस का अधिकार हमारा स्टार्ट होता है और कब समाप्त होता है। तो जब तब स्टार्ट होता है जब युक्त आशंका हो। ठीक है, और तब समाप्त हो जाता है जब युक्त आशंका समाप्त हो जाती है। उसके बाद हम डायरेक्ट 38 पे आ गए। नाउ 38 कहता है कि कब हम शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा में हमलावर की मृत्यु कारित करेंगे। ठीक है, तो पहला है डेथ,
अगर हमें मृत्यु की युक्तियुक्त आशंका है कि हमारी मृत्यु हो जाएगी। दूसरा है ग्रेवियस हर्ट। ठीक है, हम कीवर्ड ले रहे हैं, तुम लोग अपना लिख लेना। ठीक है, ये तुम्हारे एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, तीसरा है रेप, बलात्कार की संभावना है। चौथा है अप्राकृतिक संबंध बनाना, अननेचुरल रिलेशनशिप। ठीक है, हम कीवर्ड ना ले रहे हैं, जो भी तुम लोग को बनाना हो। ठीक है, उसके बाद है अपहरण या एब्डक्शन। उसके बाद जो था आई थिंक डिटेंशन था, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट या डिटेंशन। तो हम डिटेंशन के लिए डी ले रहे हैं। चलो, या डब्ल्यू ले लो। कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6। एंड लास्ट वाला था एसिड अटैक। 1 2 3 4 5 6 7। ओके, सो ये 7 आधार हैं। डेथ, ग्रीवियस हर्ट, घोर उपहति होने की संभावना है। ठीक है, बलात्कार होने की संभावना है, अप्राकृतिक रूप से संबंध बनाए जाने की संभावना है। ठीक है, आपका किडनैपिंग या अबडक्शन होने की संभावना है। आपका चाहे यहाँ डब्ल्यू लिख दे रहे हैं फिर हम डी की जगह पे। ठीक है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट होने की संभावना है, या एसिड अटैक आपके ऊपर होने की संभावना है। और ये क्रम में है। ये 7 प्रकार की परिस्थिति में, तो एग्जाम में आप लिखोगे इन 7 प्रकार की परिस्थिति में शरीर की प्राइवेट डिफेंस में हम सामने वाले की मृत्यु कारित कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अब हम सोच रहे हैं हमको बेरेक नहीं पढ़ाना चाहिए था, क्योंकि वहां पर ये सारी चीजें हमने की थी। उसी समय अगर तुम लोगों ने अपना वो सीरीज रखा होता ना, तो हाईलाइट कर लिया होता, तुमको क्वेश्चन आंसर नहीं पढ़ना पड़ता। ठीक है, लिख लेना अपनी सीरीज में कहीं साइड में, याद करने में काम आएगा। ठीक है, चलो मैम हाँ बोलो। मैम ये आत्मरक्षा की शर्तें हैं। जो आपके ऊपर हमला हुआ है वह अवैध होना चाहिए। ठीक है, ओके। अर्थात अब सेक्शन 37 बता रहा है, ये बता रहा है सेक्शन 37 बीएनएस, कब आपको प्राइवेट डिफेंस का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, अगर आपके ऊपर किया गया हमला वैध है, मतलब सॉरी हमला नहीं है। ठीक है, आपके साथ जो कार्य हो रहा है वो वैध है, जैसे पुलिस द्वारा या कानून के अनुसार आपकी गिरफ्तारी हो रही है। ठीक है, तो आप प्राइवेट डिफेंस का अधिकार नहीं ले सकते। तुम्हारा सीरीज अच्छा है, वहां पे तुम लोग को होगा, बस मैं समझा रही हूँ। ठीक है, आपके ऊपर जो खतरा हो रहा है वो वास्तविक होना चाहिए। ठीक है, असली में होना चाहिए। सिर्फ सामने वाला धमकी दे रहा है, ये हमला नहीं माना जाएगा। धमकी हमले में नहीं आएगी। ठीक है, और आसन्न होना चाहिए। ठीक है, इमीडिएट होना चाहिए, तुरंत होना चाहिए, तब प्राइवेट डिफेंस का अधिकार आपको मिलेगा। ठीक है, और थर्ड बोलता है रक्षा का बल उचित और अनुपातिक होना चाहिए। अनुपातिक का मतलब ये नहीं है कि आप तराजू लेकर नापोगे, अच्छा अच्छा ये मेरे ऊपर 2 किलो का हमला करने वाला है, 2 किलो की लाठी से मारेगा और इसका हाथ 7 किलो का है, तो जब ये मुझे मारेगा तो मुझे पता 15 किलो का चोट लगेगी, तो मेरी इतनी हड्डी टूटेगी। ये नहीं करना है, मतलब अनुमान लगाना है। जैसे कि सामने वाला तुमको अगर लाठी से मार रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बंदूक से उसको गोली मार दो सीधे सिर पे। हाँ, लाठी से मार रहा है, तुमको लग रहा है तुम अपनी सुरक्षा नहीं कर पाओगे, तो तुम बंदूक से उसके पैर पे गोली मार दो। ठीक है, आवश्यकता के अनुसार, प्रतिशोध ना हो, रिवेंज की भावना ना हो। ठीक है, सो एक केस आया था। एक देखो, एक सास थी। ठीक है, वो अपने दामाद का नाक खींच रही थी। नाक खींचने की एक रस्म होती है कहीं कहीं पे, बारात आती है, दामाद को गुस्सा आ गया। ठीक है, नाक खींच रही है, उठा के गोली मार दिया सास को। ठीक है, ये प्रतिशोध की भावना है, और ये युक्ति युक्त बचाव नहीं देगा। पहले आक्रमण होना आवश्यक नहीं है, खतरा पर्याप्त है, जो हमने देखा था अभी गोली लगने वाले में, जहां विभा गोली मार रही थी दिव्यांश को। ठीक है, ओके। सीमाएं क्या है इसकी? सेक्शन 99 वही 37 वाला बीएनएस। ठीक है, अब यहाँ पे लाइन से दिया हुआ है, तो क्या क्या सीमाएं है इसका भी हम लोग कीवर्ड बना लेंगे। आत्मरक्षा के अधिकार सीमित है, अर्थात आपको प्राइवेट डिफेंस का अधिकार के लिए निम्न सीमाएं मिलेंगी। पहला, पुलिस सर्वेंट।
पहला ये है कि अगर लोक सेवक या उसके निर्देश पर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो उसके खिलाफ आपको प्राइवेट डिफेंस का अधिकार नहीं मिलेगा। ठीक है, पहला ये कीवर्ड बनवा लेना। ठीक है, ओके। फॉर एग्जाम्पल, पुलिस इंस्पेक्टर या उसके निर्देश पर कोई अन्य व्यक्ति आपको गिरफ्तार करने आया है, क्योंकि गिरफ्तारी का अधिकार है। ठीक है, तो उसको उसके विरुद्ध आपको प्राइवेट डिफेंस का अधिकार नहीं मिलेगा। हाँ, इसका भी अपवाद है, मिल सकता है पुलिस वाले के भी विरुद्ध आपको प्राइवेट डिफेंस का अधिकार, यदि आपको डर है ग्रीवियस हर्ट का और डेथ का। ठीक है, क्योंकि पुलिस अधिकारी का, लोक सेवक का या किसी का भी कार्य है आपको गिरफ्तार करना, ना कि आपको ग्रीवियस हाथ पैर आपका काटना, आपको मृत्यु देना। और इसकी आपके पास युक्त आशंका होनी चाहिए और इसको साबित करना पड़ता है, सिर्फ कहना नहीं पड़ता। अगर आप सार्वजनिक पब्लिक सर्वेंट है, सार्वजनिक सेवक है या उसके निर्देश पर कोई अन्य व्यक्ति कार्य कर रहा है तो आपको प्राइवेट डिफेंस का अधिकार नहीं मिलेगा जब तक कि आपको युक्त आशंका न हो कि आपको ग्रीवियस हर्ट या डेथ हो सकती है, या वह व्यक्ति या पुलिस ऑफिसर पर्याप्त रूप से ऐसी आईडी धारण नहीं करता जिससे हमें पता चले कि हाँ, ये सच में सार्वजनिक सेवक है। ठीक है, दूसरा, अगर हमारे पास कानून की सहायता तुरंत प्राप्त करने का समय है तब भी हम प्राइवेट डिफेंस का अधिकार यूज नहीं करेंगे। ठीक है, जब प्रतिकर आवश्यक से अधिक हो जाए, जब हमारा क्या कहते हैं प्रतिकार, जब प्राइवेट डिफेंस हमारे प्राइवेट डिफेंस का राइट, हमें जो क्षति हो रही है उससे अधिक है, तब हम प्राइवेट डिफेंस नहीं यूज करेंगे। हमें किसी ने धक्का मारा और हमने उसका गला काट दिया क्योंकि हमें चोट लगी थी, ये प्राइवेट डिफेंस का अधिकार नहीं है। ओके, न्याय मॉर्निंग की क्लास तो बड़ी टॉपिक पूरा करेंगे और क्वेश्चन आंसर इस तरह करने का ये लास्ट क्लास होगा। इसके बाद मैं ऐसे क्लास नहीं कराऊंगी क्वेश्चन आंसर का कि एक क्वेश्चन आंसर करने में 1 घंटा लग जाए। ठीक है, अब मैं सिर्फ कीवर्ड कराऊंगी क्योंकि ऑलरेडी तुम लोग को हाईलाइट तो सीरीज ही करनी है ना, टाइम नहीं वेस्ट करना है। ठीक है, ओके ओके, न्यायिक दृष्टांत। तो यहाँ पे हमने छोड़ा था और यहाँ से शुरू करते हैं। तो स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राम स्वरूप। आरोपी पर कुछ व्यक्तियों ने डंडे से हमला कर दिया। आरोपी ने आत्मरक्षा में प्रतिकार किया जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जब आक्रमण जीवन के लिए घातक था तो आत्मरक्षा में मृत्यु कारित करना उचित था, क्योंकि जब कई लोग मिलकर तुम्हारे पर डंडे से हमला कर रहे हैं ना और तुम बदले में मान लो तुम्हारे पास चाकू वगैरह है तो तुम उसी से बचाओगे, क्योंकि अगर 5 लोग डंडे से नहीं हाथ पैर से भी तुमको मारेंगे ना तभी तुम्हारी मृत्यु की आशंका रहती है, जीवन के लिए घातक हो सकता है वो। ठीक है, और इसको क्या माना गया, वैध प्रतिरक्षा मानी गई। ओके, दर्शन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस केस में कहा गया कि आत्मरक्षा का अधिकार आक्रमण के खतरे के शुरू होते ही उत्पन्न होता है और खतरा समाप्त होते ही समाप्त हो जाता है, लेकिन व्यक्ति से अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह खतरे की स्थिति में बिल्कुल संतुलित व्यवहार करे। ठीक है, योगेंद्र वर्सेस मुरारजी। इसमें क्या हुआ, इस केस में कुछ व्यक्तियों ने आरोपी पर हमला किया। आरोपी जिसके ऊपर हत्या का आरोप है बट वो प्राइवेट डिफेंस ले रहा है। ठीक है, आरोपी ने कहा कि मैंने आत्मरक्षा में चाकू मारा था क्योंकि मेरी मृत्यु हो सकती थी, लोगों ने मुझ पर हमला किया था। ठीक है, कोर्ट ने कहा यह आत्मरक्षा प्रामाणिक सीमा में युक्त बल का यूज हुआ था और मान्य है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 300 पढ़ेंगे, जब सॉरी आईपीसी होती है 101 पढ़ेंगे हत्या, उसके अपवाद पढ़ेंगे 5, उसमें पढ़ेंगे पहला अपवाद में। ठीक है, वहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, हत्या होता है, लेकिन अगर हत्या का पहला अपवाद है कि अगर आप किसी की हत्या जो है अचानक गुस्से में आकर उत्तेजना में कर देते हैं और वह अचानक गुस्सा उत्तेजना आपको उसी व्यक्ति ने दिया है जिसकी आपने हत्या की है,
तुरंत तुरंत करनी है हत्या, सोचने समझने का टाइम नहीं मिल रहा, ठीक है, तब आपका कार्य हत्या में नहीं आता है, ठीक है, ओके। हत्या में ना आकर कल्पेबल होमिसाइड में चला जाता है, आपराधिक मानव वध में चला जाता है। तो ये हम लोग सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे। एक मूवी देखी थी रुस्तम, अक्षय कुमार की थी, वो यही है, के एम नानावती है। अंतर सिर्फ इतना है कि रुस्तम में अक्षय कुमार छूट गए थे ज्यूरी के द्वारा। ज्यूरी एक कॉन्सेप्ट है जो जहाँ पे जज नहीं बैठते हैं, बल्कि कुछ सामान्य लोगों को बैठाया जाता है, जनता पब्लिक टाइप के लोगों को बैठाया जाता है जजमेंट देने के लिए, और उनको जो है कॉन्सेप्ट बताने के लिए, लॉ का ज्ञान रखने के लिए एक दो जज भी होते हैं साथ में। और के एम नानावती नेशनल लेवल पर ऐसा केस था जिसके बाद से भारत में ज्यूरी की अवधारणा समाप्त कर दी गई नेशनल लेवल पर। ये अंतिम केस कहा जाता है, लेकिन एक्चुअल अंतिम केस जो था वो था वेस्ट बंगाल में एक केस आया था, वहाँ पर था, ठीक है। तो स्टेट लेवल पर था, नेशनल लेवल पर सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर के एम नानावती एक केस था जो लास्ट केस था। इसके बाद से 1962 के बाद से भारत में कभी कोई ज्यूरी नहीं बैठी है, ठीक है, ओके ओके। और जिस तरह उस मूवी में दिखाया गया था कि एक्टर जो है वो सामने वाला व्यक्ति गोली चलाने ही वाला रहता है, तो अक्षय कुमार उसको गोली चला देते हैं और प्राइवेट डिफेंस का बचाव लेकर बच जाते हैं ना। कोर्ट ने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना ही आपने अचानक गोली मारी है उत्तेजना में, और ना ही प्राइवेट डिफेंस में, आपने पूरी प्री प्लानिंग की थी और उनको मृत्युदंड दिया गया था। जो नेवी के ऑफिसर थे उनको डेथ सेंटेंस दिया गया था, ठीक है। बच्चों की नेशनल लेवल का मामला है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दया याचिका भेज दी राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति ने उन्हें क्षमादान दे दिया था, तो छूट गए थे। किसी अन्य व्यक्ति की रक्षा करना, ठीक है, सेक्शन 35, और इसमें साफ साफ लिखा है कि आप अपने और सामने वाले के शरीर की रक्षा कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी महिला का रेप हो रहा है या लोग उसको किडनैप कर रहे हैं, ठीक है, तो उस महिला को रेप से बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अटैकर्स का, आक्रमणकारी लोगों के ऊपर वार कर सकते हैं, और ये प्राइवेट डिफेंस में जाएगा। किसी के घर में चोरी हो रही है, आप चोर को पकड़ने की मदद कर सकते हैं, इत्यादि, ठीक है। आत्मरक्षा और प्रतिशोध में अंतर है। अगर आप प्रतिशोध में काम कर रहे हैं, आत्मरक्षा में नहीं आएगा, ओके। भारतीय न्याय संहिता में इसकी स्थिति क्या है, तो ये हमको आगे निष्कर्ष, ठीक है, तो हम वही लिख रहे थे, थोड़ा सा आईपी से कंपेयर हो गया था, शॉर्ट से में लिखना है। हमको तुमको एक बात बतानी है, तुम लोग को बहुत ध्यान से सुनना। जो इतना देर हमने सुबह 1 घंटे की क्लास की थी, और मतलब 40 मिनट की लगभग क्लास की थी, और फिर अभी ये देखो 6 मिनट हो गया है ना, तो 45 मिनट में अगर हम एक क्वेश्चन आंसर समझाएंगे तो फिर बेयर एक्ट पढ़ाने का क्या फ़ायदा, क्योंकि बेयर एक्ट तो हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, क्योंकि उस टाइम का ध्यान नहीं आ रहा है ना। तो देखो हम तुमको बता रहे हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, हम व्हाइट बोर्ड पे क्वेश्चन आंसर कराएंगे। व्हाइट बोर्ड पे जब क्वेश्चन आंसर कराएंगे तो जिसका मेरे पास ऑलरेडी मैपिंग है, जो हम लोग मैपिंग बना के पढ़े हुए की एलिमेंट, सिर्फ वही समझाएंगे। उसके ऊपर लिख देंगे कौन से क्वेश्चन का ये की एलिमेंट्स है, सिर्फ क्वेश्चन या टॉपिक लिख देंगे, ताकि जो भी सीरीज तुमने ली है, जो भी सीरीज ली है, उसमें तुम अपना वो क्वेश्चन देख लो, ठीक है, क्योंकि आंसर तो लगभग एक अलग अलग तरीके से रहेगा, एक ही आंसर रहेगा, ओके। और उसमें हम सिर्फ की एलिमेंट बताएंगे, जैसे कि परिभाषा, और उसको तोड़कर आवश्यक एलिमेंट, और उसको समझा देंगे। उसके अलावा जो अदर हेडिंग रहेंगी, जैसे कि प्रकृति अगर क्वेश्चन में पूछा रहेगा तो हम बता देंगे, जैसे कि संविधान की प्रकृति हमको पढ़ना है तो हम वहाँ बताएंगे, ठीक। बाकी अगर जैसे ब्लैक स्टोन की परिभाषा दी है, तुम्हारे सीरीज में दी है, हम नहीं बता रहे, इसको हाईलाइट कर लो, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, क्योंकि हमको सिर्फ रिवीजन कराना है, ठीक है। और उसके बाद हिंदू लॉ के लिए सुन लो, हिंदू लॉ में सिर्फ हम 3 क्वेश्चन और कराएंगे बस। 3 क्वेश्चन में कौन, जो 4th बेयर एक्ट बचा हुआ है, वो 4th बेयर एक्ट जब पढ़ाएंगे तो अपना सीरीज लेकर बैठना। अभी तक हमने देखा है बेयर एक्ट से ही क्वेश्चन बना है, और उसी बेयर एक्ट से तुम लोग क्या कर, जब पढ़ाते समय हाईलाइट कर लोगे, हो जाएगा, ठीक है।
और बाकी 2-3 क्वेश्चन जो मैंने क्वेश्चन आंसर नहीं कराया बट बेयर एक्ट कराया हुआ है और बहुत अच्छे से कराया हुआ है, ठीक है। वो वीडियो फिर से देख लोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा कि हाँ सेम चीज़ है। जैसे कि दत्तक वाला, ठीक है। अभी जब मैंने हाईलाइट करके भेजा तो उसमें 3 क्वेश्चन एक जैसे हैं, ठीक है। दत्तक कौन दे सकता है, कौन ले सकता है, और ये हमने बेयर एक्ट में पढ़ा हुआ है, और वही सेम चीज़ तुम्हारे क्वेश्चन आंसर में भी है, ठीक है। ओके, इसमें 2 क्वेश्चन हैं, आपराधिक षड्यंत्र और दुष्प्रेरण में मैंने एक ही जगह क्वेश्चन कर दिया है, लेकिन ये क्वेश्चन अलग होगा एंड ये क्वेश्चन अलग होगा, ठीक है। और याद रखना ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन, इसमें कई कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। सो इसके आने के चांसेस तो 99% है, बट इसको याद करना भी हार्ड होगा, ठीक है। बट सिर्फ की पॉइंट याद करने तो हम बता दे रहे हैं। और आपराधिक षड्यंत्र की पॉइंट्स छोटा सा है बट आने का चांस है, ओके। तो मैंने अलग अलग नहीं किया, एक ही जगह कर दिया है। सेक्शन कितने में था, 61 में आई थिंक है ये, ठीक है, क्योंकि पहले से 123 में था तो अभी 61 में है, ओके। एक सिंगल सेक्शन है 61 में परिभाषा दी है, और 61 में इसका दंड दिया है। पहले ये दोनों अलग अलग सेक्शन में थे क्योंकि ये अलग चैप्टर करके आई थिंक 5A करके जोड़ा गया था। प्रस्तावना तुमको मेरे नोट से नोट्स उतारने के चक्कर में नहीं पढ़ना, तुम लोग के पास टाइम नहीं है, दिसंबर लास्ट मान के चलो तुम लोग का पेपर होगा, ठीक है, ओके। चलो परिभाषा देखते हैं। तो सबसे अच्छी परिभाषा देखो, अगर तुमको सेक्शन की परिभाषा याद है सबसे अच्छी है, क्योंकि उससे तुम एलिमेंट तोड़ के निकाल सकते हो। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अवैध कार्य को करने या वैध कार्य को अवैध साधनों से करने के लिए आपस में सहमति करते हैं तो उस सहमति को आपराधिक षड्यंत्र कहा जाता है। ये परिभाषा है सेक्शन की, ठीक है। हो सकता है इसमें शब्द कुछ अलग हो जरा सा, लेकिन तुम्हारे सीरीज में परफेक्ट है, ठीक है। उसके बाद इतना करने के बाद इसको अपनी भाषा में लिख दोगे कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, जो भी कहानी की तरह लिखना है तुमको, ठीक है ना। उसके बाद लिखोगे आवश्यक तत्व, और इसके आवश्यक तत्व निम्नलिखित हैं। आवश्यक तत्व नहीं याद आ रहे, परिभाषा याद की थी उसी से निकाल लेना, अब वहां पर गोचना मत ऐसे, लेकिन पहला आवश्यक तत्व 2 से अधिक व्यक्ति होंगे, दूसरा आवश्यक तत्व अवैध कार्य कर रहे हैं, तीसरा आवश्यक तत्व अवैध साधनों से वैध कार्य कर रहे हैं। एक बार में ले लो, क्यों बार बार आ जा रहे हो, एक बार में लो ना, लो ना, लो लो ना, हम स्टॉप क्यों है, लो। एक मिनट बच्चों, एक मिनट रुक जाओ।
रिकॉर्डिंग बंद कर दिए थे हम, अभी जस्ट ही बंद किए थे, और जहां से भी बंद किए थे हम वापस नहीं जाएंगे। यह गोपनीय अपराध है, तो जाहिर सी बात है ये प्रत्यक्ष इसके साक्ष्य मिलेंगे नहीं, क्योंकि लोगों ने अपनी प्लानिंग चुपके छिपा की है। तो इसका साक्ष्य कैसे दिया जाता है? परिस्थिति जन्य साक्ष्य से, ठीक है। और इसके लिए हम सेक्शन यूज कर सकते हैं, आई थिंक सेक्शन होगा सेक्शन 8 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। वहां पर दिया गया है षड्यंत्र को साबित करने के लिए कुछ सुसंगत तथ्य कैसे साबित किए जाएंगे, ठीक। न्यायालय यह देखता है कि अभियुक्तों का आचरण, कार्य और उद्देश्यों में समानता है या नहीं, सेक्शन 6 to 8 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये तुमको वहां नहीं लिखना है बस। षड्यंत्र का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्पिरेसी, इसका मूल विचार यह है कि, ठीक है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी अपराध के लिए योजना बनाते हैं तो उनमें से प्रत्येक को उस अपराध के लिए उत्तरदायी माना जाना चाहिए, चाहे उनसे प्रत्यक्ष रूप से अपराध में भाग लिया हो या नहीं, ठीक है। कुछ कुछ तुमको ये कॉमन इंटेंशन की तरह लगता है ना, कॉमन इंटेंशन में भी क्या होता है, दो से अधिक लोग मिलकर कोई किसी चीज का प्री प्लानिंग करते हैं, ठीक है, ओके। और कुछ कार्य जैसे ही करते हैं तो सब उसके लिए उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। बस कॉमन इंटेंशन वाला इसलिए यूज होता है कि जितनी अन्य धाराएं लगेंगी हत्या की वगैरह वगैरह, तो अगर 3-5 जोड़ दिया गया तो सबके ऊपर लग जाएगा। और ये क्या ही अपने आप में अपराध है, हो सकता है सिर्फ एक अपराध ही उसने किया है, 61 का आपराधिक षड्यंत्र। पनिशमेंट 61(2), ओके। ठीक है, देखो डेफिनेशन याद हो गया इसका अच्छे से, ठीक है। इलीगल एक्ट है या लीगल एक्ट है, इलीगल साधनों द्वारा दंड, इसका याद रखना है, ठीक है। अगर आपने कॉन्स्पिरेसी की है, देखो 61 का 2 बोल रहा है, आपने जो षड्यंत्र किया था वो किसी ऐसे अपराध के लिए किया था, अगर सिद्ध होता तो आपको डेथ, लाइफ इम्प्रिजमेंट या 10+ का कारावास मिलता, ठीक है। अगर सिद्ध होता, यहाँ पर आपने अपराध नहीं किया है ना, हाँ सॉरी 2+ का कारावास मिलता, ठीक है, ओके। तो आपराधिक षड्यंत्र करने पर भी आपको सेम दंड दिया जा सकता है। अगर आपने मान लो, क्यों क्यों सेम कहा जा रहा है मैम, वो सिर्फ षड्यंत्र किया था लेकिन अपराध नहीं किया है। हो सकता है उसने षड्यंत्र किया हो राज के विरुद्ध बम ब्लास्टिंग का, या राज के विरुद्ध कुछ अपराध करने का, है ना। तो ऐसे लोग को सिर्फ 2 साल की सजा देकर नहीं छोड़ सकते, तो हम क्या करेंगे, ऐसे लोग को मृत्युदंड आजीवन कारावास दे देंगे। खतरनाक अपराधी है, जब षड्यंत्र कर सकता है तो अपराध को फिर से करने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। तो ये दंड याद कर लेना। अन्य अपराधों के लिए, अन्य अपराध का मतलब क्या हुआ, जो जिसका उसने षड्यंत्र किया है, अगर वो दंडित होता उसमें तो डेथ, लाइफ इम्प्रिजमेंट 2+ नहीं मिलता, क्योंकि डेथ, लाइफ इम्प्रिजमेंट 2+ के लिए तो सेम है ही। जो क्राइम करो, जिस क्राइम का आपने षड्यंत्र किया है उसी के लिए जो दंड था वही दंड हम आपको दे देंगे। जैसे हत्या के लिए आपने मान लो षड्यंत्र किया, आपने हत्या नहीं की, सिर्फ षड्यंत्र किया, तो हत्या के लिए डेथ, लाइफ इम्प्रिजमेंट या 10+ है ना। 10+ का मुझे ध्यान नहीं, लेकिन डेथ और लाइफ इम्प्रिजमेंट का मुझे ध्यान है, ठीक है। तो हम आपको दोनों में से कोई दे सकते हैं, ओके। लेकिन जो इस कैटेगरी में नहीं आते, जाहिर सी बात है वो 2- में आएंगे, मतलब 2 साल से कम की बात हो रही है। लेकिन बेयर एक्ट ने ऐसा नहीं लिखा है, बेयर एक्ट ने शब्द यूज किया है अन्य अपराध। क्या शब्द यूज किया है, अन्य अपराधों के लिए 6 महीना या जुर्माना या दोनों, ओके। बस इतना याद करना था, इसमें कुछ नहीं है।
इम्पोर्टेंस क्या है तो ये तुम्हारे सीरीज में दिया होगा और हम इससे आगे इसमें नहीं जाएंगे, ठीक है। ओके, अपने सीरीज से हाईलाइट कर लेना, पढ़ लेना इम्पोर्टेंस क्या होता है, ठीक है। केस यहाँ पे केस बीच में हम बता दे रहे हैं, कहर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1988। ये इंदिरा गांधी की हत्या से संबंधित केस है, ठीक है। इंपॉर्टेंट केस है, 3 लोग इसमें दायी थे, 2 लोग को दंडित किया गया था। एक्चुअली उनके 2 बॉडीगार्ड थे, 2 बॉडीगार्ड जिन्होंने इंदिरा गांधी पे हमला किया था, एक ने तो 1 गोली मारी थी और बाकी एक ने पूरी की पूरी बड़ी वाली बंदूक खाली कर दी थी। तो जो बड़ी वाली बंदूक खाली कर दी थी उसको ऑन द स्पॉट गोली मार दिया गया था और एक को पकड़ लिया गया था। एक ये हो गया और बाकी 2 इसके साथी थे, ठीक है। तो ये हो गए 3। इन 3 में से एक को छोड़ दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, बाइज्जत बरी कर दिया था। अब बाकी दोनों को षड्यंत्र के आधार पर, ठीक है, इन तीनों को षड्यंत्र के आधार पर गिरफ्तार किया गया था, लेकिन 2 को उसमें से फांसी हुई थी। ओके, ये थापा वाला केस भी है। देखो अभी तक हमने देखा कि कहाँ गया, सोमनाथ थापा वाला केस है। एंड इस केस में क्या हुआ था कि अभी हमने देखा कि कोई कार्य भी साथ में होना चाहिए, सिर्फ षड्यंत्र पर्याप्त नहीं है, ठीक है। षड्यंत्र के अपराध के लिए उसका कुछ कार्य भी होना चाहिए, लेकिन अगर अभियोजन ये साबित कर दे कि उनके बीच कोई एग्रीमेंट हुआ था तो उसको भी हम षड्यंत्र मान लेंगे, इस केस में कहा गया था, ठीक है। केसेस बस बहुत इतना। ओके, दुष्प्रेरण का हम नहीं कर रहे क्वेश्चन, लेकिन हम यहाँ थोड़ा सा दुष्प्रेरण का बता दे रहे हैं, ठीक है। उसका देख लेना तुम लोग, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। दुष्प्रेरण का क्वेश्चन देख लेना। और मोस्टली दुष्प्रेरण 3 प्रकार से होता है। उकसाने द्वारा, किसी को उकसाकर दुष्प्रेरण किया जाता है, सहायता द्वारा और षड्यंत्र द्वारा। और यही तीनों की एलिमेंट है और इन्हीं को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। सिर्फ इतना एक्सप्लेन करना नहीं से दुष्प्रेरण का तुम्हारा मेन क्वेश्चन हो जाएगा, परिभाषा हो जाएगी और फिर ये 3 एलिमेंट हो जाएंगे। उसके बाद जो तुमसे पूछ सकता है कि दुष्प्रेरक का दायित्व, और वो काफी लॉन्ग है, ठीक है। उसके लिए तुम बेयर एक्ट वाली क्लास देख लो जाके, करीब 2 घंटा की क्लास होगी, नहीं तो 1 घंटे की तो होगी, ठीक है। सेक्शन 45 से बीएनएस का ये सेम चीज है, ठीक है। क्वेश्चन, लोक उपताप, पब्लिक न्यूसेंस, ये क्वेश्चन, ठीक है, 10th यूनिट में है, इंपॉर्टेंट में नहीं आता, लेकिन फिर भी एक नजर आवश्यक है। मैंने इसका आंसर इसमें इसलिए नहीं डाला है क्योंकि ये क्वेश्चन हमने उसमें किया है, टॉट में किया था, और मैंने पहले ही बोला कि लगभग कॉन्सेप्ट सेम है, वहां से जाके देख लेना। तुम्हारे पास चूंकि तुम्हारे पास सीरीज है और उसमें ये दिया होगा सेक्शन, तो यहाँ पे सेक्शन हम नहीं बता रहे, बट देख लेना, ठीक है। न्यूसेंस मतलब होता है किसी प्रकार से दूसरों को परेशान करना। पब्लिक न्यूसेंस होता है जब आप पब्लिक प्लेस पर न्यूसेंस करते हो, जैसे कि सड़क है सबके आने जाने के लिए, आपने क्या किया, उस पर लाठी बांध दिया, गड्ढा खोद दिया, ठीक है, या कचरा फेंकना शुरू कर दिया, ठीक है, ये पब्लिक न्यूसेंस है। और प्राइवेट न्यूसेंस होता है जब आप किसी को पर्सनली परेशान करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल एक इंसान अपने घर में है, ठीक है, और आप अपने घर में डीजे बजा रहे हो खूब तेज तेज से, हो सकता है किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बट वो एक इंसान क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है और उसको डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है, ये प्राइवेट न्यूसेंस है, जब इंसान पर्सनली प्रभावित हो रहा है, और जिससे पूरी सोसाइटी प्रभावित हो रही है पब्लिक न्यूसेंस है। तो ये 2 प्रकार है, मैं बता रही थी ताकि तुम लोग को समझने में आसानी हो, ठीक है। ओके, जैसे तुम पढ़ रहे हो और हम तुम्हारे जैसे ही तुम पढ़ने बैठो हम आके तुम्हारे दरवाजे खट 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 करने लगे, या तुम्हारे घर की घंटी बजा बजा के भागे, तो ये क्या होगा, प्राइवेट न्यूसेंस होगा, ठीक है। ओके, ये आ गया दुष्प्रेरणा, आ गया तो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ओके ओके,
सेक्शन 45 BNS। ओके। दुष्प्रेरणा का अर्थ है किसी व्यक्ति को अपराध करने के लिए उकसाना, सहायता देना या षड्यंत्र रचना। ठीक है, अर्थात जब कोई व्यक्ति स्वयं अपराध नहीं करता, स्वयं आप अपराध नहीं कर रहे हो, किसी अन्य व्यक्ति को से अपराध करा रहे हो। कैसे करा रहे हो? उस व्यक्ति को इन तीन चीजों द्वारा उकसा रहे हो कि जा यार जा, गोली मार दे, मैं देख लूंगा। ठीक है, ये ले बंदूक, जो होगा देखा जाएगा, जब गोली मार के आ। या षड्यंत्र द्वारा। ठीक है, तो षड्यंत्र हमने अलग से पढ़ा था, उसका एक भाग ही दुष्प्रेरण भी हो सकता है। ठीक है, आवश्यक तत्व क्या है? 3 आवश्यक तत्व हैं: उकसाना, उत्तेजना देना या उकसाना। ठीक है, लड़ाई होती रहती है, काम करते हैं मार मार मार। ठीक है, सहायता देना, 2 लोग लड़ रहे थे, तुम पीछे से आए, ए भी लड़ रहा था, तुम्हारे बीच से दुश्मनी थी, तुम पीछे से आए, ए को क्या पकड़ा दिया? कुल्हाड़ी, और ए ने गुस्से में क्या किया? वो कुल्हाड़ी बी को मार दिया। ठीक, षड्यंत्र द्वारा, षड्यंत्र अभी जस्ट हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तीनों ही रूप से जब आप किसी अन्य से अपराध कराते हो तो दुष्प्रेरण होता है। ठीक है, ओके, तो ये होगी दुष्प्रेरण की रीति। उकसाना, कैसे उकसा सकते हो आप? शब्दों से, संकेतों से, कभी कभी मौन रहकर भी आप उकसा सकते हो। ठीक है, ओके, कोई गुस्से में आपसे कुछ पूछ रहा है और आपको पता है अगर मैं चुप रह गया तो ये गुस्से में वो अपराध कर देगा, आप चुप रह गए। ठीक है, आप किसी भी तरीके से, आप आचरण से, जिससे आप दूसरे के मन को प्रभावित कर रहे हो। ओके, क्वीन वर्सेस दुर्गादास, इसमें अभियुक्त ने क्या कहा था? किसी व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए उकसाया था। जाहिर सी बात है उसका आत्महत्या करने का मन रहा होगा, तो इसने क्या कहा? जा कर ले, कोई बड़ी बात नहीं है, और उसने आत्महत्या कर ली। ठीक है, तो इस व्यक्ति को क्या हुआ? दुष्प्रेरण के आधार पर दंडित किया गया। क्योंकि आपको क्या देनी चाहिए? इसे डायरेक्टली नहीं कहना चाहिए, थोड़ा सा संतावना देनी चाहिए कि भैया ठीक है, होता रहता है। ठीक है, हमेशा मौन रहने से उकसाना नहीं होता, आपका मौन रहना जब प्रेरणा देगा तभी उकसाना होगा। ठीक है, ओके, सो हम दुष्प्रेरण देख रहे हैं, और दुष्प्रेरण सेक्शन 45 BNS, और ये कहता है पहला, ठीक है, पहला कहता है कि उकसाने द्वारा, ये शब्द द्वारा, अब देखो 3 हो गया, षड्यंत्र और सहायता। ठीक है, ये तीनों लिखने के बाद तीनों को अलग अलग एक्सप्लेन करेंगे, तो उकसाना को एक्सप्लेन करेंगे, इसको एक्सप्लेन करने में लिखेंगे कि ये शब्द द्वारा, आचरण द्वारा, और कभी कभी मौन द्वारा भी हो सकता है। मौन हमेशा डायरेक्टली नहीं हो सकता, या आचरण और शब्द भी डायरेक्टली नहीं हो सकता, जब तक कि उससे प्रेरणा ना मिले। लेकिन मौन एक बड़ी बात है, क्योंकि हम तो भैया चुप थे ना, अब कर लिए आत्महत्या, तो हम क्या करें? ठीक है, और षड्यंत्र वाला तो जस्ट हमने देखा है। ठीक है, और फिर से केहर सिंह का केस आ गया, और केहर सिंह का केस हमने एक जगह और देखा था, कल ही देखा था, इसी IPC में कहीं पर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों केस इंपॉर्टेंट है। देखो, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस नालिनी। अब देखो, केहर सिंह ये भी षड्यंत्र से संबंधित है। ओके, और ये इंदिरा गांधी की हत्या से संबंधित है, जबकि ये जो नलिनी का केस है ये भी षड्यंत्र से संबंधित है, और इनके पुत्र राजीव गांधी की हत्या से संबंधित है। ठीक है, षड्यंत्र के लिए सहमति आवश्यक है, जाहिर सी बात, सामने वाला सहमति देगा तभी होगा। और तीसरा देखते हैं, सहायता देकर। ठीक है, ये सहायता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो सकती है। अभी जस्ट हमने देखा कि ए और बी क्या कर रहे हैं? लड़ाई कर रहे हैं, और तुमने क्या किया? ए को क्या कर दिया? जाके धीरे से कुल्हाड़ी पकड़ा दी। ठीक है, ताकि वो अपराध आसानी से कर सके। किसी भी प्रकार की सहायता आप देते हो तो आप दुष्प्रेरण करते हो। ठीक है, अब्दुल रशीद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इसमें अपराधियों को अभियुक्त ने हथियार मुहैया कराए थे, सहायता द्वारा दुष्प्रेरण माना गया।
इंपॉर्टेंट केस है, अगर दिखेगा तो ठीक है, तो सीरीज में होगा तो कर लेना, ठीक है। ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। जब पुलिस का कुछ करने की ड्यूटी है लेकिन वो निष्क्रिय है, नहीं कर रहा, इससे क्या मिल रहा है, अभियुक्त को हेल्प मिल रही है। तो अब निष्क्रिय होकर, देखो निष्क्रिय होकर सहायता करना, तो वो भी एक प्रकार का दुष्प्रेरण आएगा। सबसे अच्छी बात हम तुमको बता रहे हैं, ए बी, ठीक है, ओके। ए भाग रहा है, पुलिस बोल रही है, पुलिस बोल रही है बी से कि ए को पकड़ो, हमारा कर्तव्य है कि हम पकड़े, ठीक है, ओके। लेकिन क्या करते हैं, हम वहीं बैठ जाते हैं, नहीं करते, नहीं पकड़ते हैं, हम सहायता नहीं करते हैं। तो इस समय हम कैसी, किसकी सहायता कर रहे हैं, हम पुलिस की सहायता नहीं करते, ठीक है, निष्क्रिय हैं, बट हम इसकी सहायता कर रहे हैं। कैसी सहायता इसकी कर रहे हैं, निष्क्रिय सहायता कर रहे हैं, निगेटिव सहायता कर रहे हैं, ठीक है। देखो देख लेना, पुलिस की सहायता नहीं कर रहे हैं और इसकी जो सहायता कर रहे हैं वो निगेटिव है, इसको पकड़ नहीं रहे हैं, इसको पकड़ नहीं रहे हैं, भाग जाएगा, ओके। अच्छा, इतना डीपली मत समझो, जाने दो, ओके, हो गया। अब देखो, ये दायित्व तो तुमको याद करना पड़ेगा।